तो लास्ट क्लास फिजिक्स में क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में ना, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, उसके बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में हम उसी के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन बोला है, टू स्प्रिंग्स हैव फोर्स कांस्टेंट्स K1 एंड K2 और कंडीशन क्या गिवन है? K1 बड़ा है K2 से। ठीक है, ऑन विच स्प्रिंग इज मोर वर्क डन इफ, पहला क्वेश्चन, दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स, और नंबर 2 में दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम अमाउंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लो पहला कंडीशन पे आते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन में क्या बोला है क्वेश्चन? दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स, मतलब लेट द फोर्स बी F। ठीक है, सेम फोर्स लगाया गया तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हमें फॉर्मूला क्या पता है? फोर्स इज इक्वल टू वो नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट के फॉर्म में एक फॉर्मूला बताया था क्या? F इज इक्वल टू माइनस KX, एक फॉर्मूला बताया गया था। हाँ, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर मान लो देखो अब दो स्प्रिंग्स हैं और उस पर सेम फोर्स लगाया जा रहा है और दोनों का जो K है या स्प्रिंग कांस्टेंट है वो अलग अलग है, और अगर अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ज्यादा स्ट्रेच होगा कोई कम स्ट्रेच होगा। स्ट्रेचिंग पे कोई पाबंदी नहीं है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो पहले कंडीशन में जिसका मान लो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 था, मान लो वो स्ट्रेच हुआ X1, स्ट्रेच हुआ कितना? X1। ठीक है, और जो K2 था जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट, वो कितना स्ट्रेच हुआ? वो मान लो स्ट्रेच हुआ X2। ठीक है, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों के लिए फोर्स बराबर है, F विल बी इक्वल टू K1 X1 विच इज इक्वल टू K2 X2। डायग्राम करके समझा दे। चलो मान लो एक स्प्रिंग है यहां पे जिसका है K1 और एक स्प्रिंग है यहां पे जिसका है K2। ठीक है, अब K1 K2 हो गया ब्लैक पे। सुप्रिया देखा जो चाहिए, देखो मान लो ये स्प्रिंग 1 है और ये स्प्रिंग 2 है, इसका कांस्टेंट है K1, इसका कांस्टेंट है K2। अब इसको जब स्ट्रेच इस पे फोर्स लगाया गया, ठीक है, इस पे भी फोर्स F1 लगा के F लगा के खींचा गया, इसको भी F लगा के खींचा गया। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इसको पास थोड़ा लेता है, इसको भी F लगाया गया, इसको भी F लगाया गया। अब दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो जब मैं दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊंगा तो क्या, मान लो जब इस पे फोर्स लगाया, मान लो वो कुछ इतना खींचा, लेकिन इस पे जब मैं फोर्स लगाया वो मान लो इतना खींचा, ये थोड़ा ज्यादा कर देता, स्ट्रेच हुआ। तो ये कितना स्ट्रेच हुआ? मान लो X1, ये कितना स्ट्रेच हुआ? मान लो X2, अपने इक्विलिब्रियम से वही बता रहा हूं। एज बिकॉज दोनों में फोर्स सेम लग रहा है तो K1 X1 इक्वल टू K2 X2 होगा, है ना, दोनों में सेम फोर्स लग रहा है और वही फॉर्मूला बताता है हमें। अब वर्क डन हमारा फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू, मान लो वर्क डन बाय स्प्रिंग 1, जो स्प्रिंग 1 है उस पे जो वर्क डन हो रहा है W1 विच इज इक्वल टू कितना है? W1 मान लो हाफ K1 X1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। और W2 जो स्प्रिंग है, मान लो दूसरा जो स्प्रिंग है उस पे जो वर्क डन हो रहा है वो मान लो हाफ K2 X2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ करता था। अब हम दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। अगर दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन से स्प्रिंग में ज्यादा वर्क डन हुआ। वही तो पूछा है, ऑन विच स्प्रिंग इज मोर वर्क डन इफ, ये वाला कंडीशन, ये तो पूछा है। तो W1 बाय W2 मेरा कितना हो जाएगा? हाफ K1 X1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ K2 X2 स्क्वायर, ये होगा। हाफ हाफ गेट्स कैंसिल। अब इस चीज को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? K1 X1 इंटू X1 डिवाइडेड बाय K2 X2 इंटू X2, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब K1 X1 हमारा क्या है? F, K2 X2 हमारा क्या है? F। तो इस इक्वेशन को मैं और क्या लिख सकता हूं? F X1 बाय F X2, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब ये F गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना? X1 बाय X2, ये बचा। मतलब जिस यहां पे देखो K1 था तो X1 हो रहा था, K2 था तो X2 हो रहा था ना। तो अगर यहां पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? K1 इज ग्रेटर देन K2, है ना, तो यहां पे हमने क्या मिला? X1 इज ग्रेटर देन X2, है ना, ये मिला, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रेच हुआ एज कंपेयर टू ये, तो कहां पे वर्क डन ज्यादा होगा? बट कहां पे वर्क डन ज्यादा होगा? देखो ये मैं बता दे रहा हूं। W इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारा? W इक्वल टू हाफ K1 X1 स्क्वायर, ये है ना। तो अगर मैं W इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है? हाफ KX, ये फॉर्मूला है ना हमारे पास। तो K विल बी इक्वल टू कितना? 2W बाय X, ये है ना। तो वर्क डन के साथ रिलेट करना था ना। फोर्स K इज इक्वल टू कितना है? फोर्स इज इक्वल टू कितना है? KX, ये होता था। तो K विल बी इक्वल टू F अपॉन X, है ना, मतलब K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X,
K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। अब अगर K1 बड़ा है K2 से, इसको हटा लो, K1 बड़ा है K2 से, तो अब देखो K क्या होता था? स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा वो क्या होगा? वो स्टिफ होगा। समझो बात को, हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था K हायर, K इज मोर, तो वो ऑब्जेक्ट स्प्रिंग क्या होगा? स्टिफ होगा। और जिसका K कम होगा, K इज लेस, स्प्रिंग क्या होगा? सॉफ्ट होगा। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास। अब देखो K जिसका ज्यादा होगा, इसको बात को समझना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तो नहीं, बेसिक नॉलेज है। K जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा? बहुत स्टिफ होगा। और बहुत स्टिफ होगा तो उसे खींचने में ज्यादा फोर्स लगेगा, या फिर अगर ज्यादा फोर्स लगेगा खींचने में, या फिर उसे एक्सपैंड करने में या उसे स्ट्रेच करने में मुझे ज्यादा वर्क डन करना होगा या नहीं होगा? तो और जिसका कम होगा वो, एक सेकंड, मैंने ये भी शायद उल्टा बोला है, हाँ ठीक नहीं, ठीक बोला। और K अगर कम होगा तो स्प्रिंग सॉफ्ट होगा, तो उसमें वर्क डन करने में मुझे ज्यादा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्या है? चलो, अब अगर K1 ज्यादा है K2 से, तो मुझे क्या करना होगा? किसमें ज्यादा एनर्जी लगाना होगा? W1 या स्प्रिंग 1 में, है ना? तो वर्क डन मेरा ज्यादा, ऑन व्हिच स्प्रिंग इज मोर वर्क डन इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स। हाँ, तो फोर्स दोनों में सेम है, ठीक है। अब K1 हमारा बड़ा है, K1 बड़ा है K2 से, दोनों में फोर्स सेम लग रहा है, तो फोर्स अगर सेम लगा रहा हूं तो खींचना कौन ज्यादा चाहिए? ये वाला या ये वाला? नीचे वाला, क्योंकि ये सॉफ्ट है, ये ज्यादा खींचना चाहिए। मतलब x2 विल बी ग्रेटर देन x1, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? x2 विल बी ग्रेटर देन x1, और अगर x2 इज ग्रेटर देन x1 मतलब ये ज्यादा खींच रहा है और ये कम खींच रहा है, क्योंकि इसको खींचने में मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। तो ये अगर ज्यादा खींच रहा है तो वर्क डन मेरा इसमें ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा। वर्क डन बाय द स्प्रिंग, नॉट बाय यू। वर्क डन बाय द स्प्रिंग किसमें ज्यादा होगा? नीचे वाले में, क्योंकि जिसको हम ज्यादा खींचेंगे वो उतने ज्यादा एनर्जी से पीछे जाएगा, है ना? अगर हम थोड़ा दिमाग लगाए हैं, रबर बैंड को आप थोड़ा सा खींच के छोड़ दो या फिर और ज्यादा खींच के छोड़ दो, किसमें इंपैक्ट ज्यादा होता है? जिसको जो ज्यादा खींचे हो, तो वर्क डन इसमें बाय द स्प्रिंग इसमें ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा? नीचे वाले में। तो W2 विल बी ग्रेटर देन W1, ये होगा या नहीं होगा? तो पहले कंडीशन में ऑन व्हिच स्प्रिंग इज मोर वर्क डन इफ, ये वाला, इसका आंसर क्या होगा? W2, मतलब स्प्रिंग 2 में ज्यादा वर्क डन हो रहा है एज कंपेयर टू स्प्रिंग 1। समझे? सुप्रिया बुझी पर लो। यहां पे आता है दूसरा बिट या बिट 2। बिट 2 में हमें क्या बोलता है? बिट 2 में पूछता है ऑन व्हिच स्प्रिंग इज मोर वर्क डन इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट। अगर सेम अमाउंट से स्ट्रेच किया गया हो, मतलब यहां पे जो चीजें हैं, यहां पे फोर्स से अब कोई मतलब नहीं है, दो स्प्रिंग है K1 एंड K2, ठीक है? K1 एंड K2 है। मान लो इसको, इस स्प्रिंग को इधर से लिया गया और इतना स्ट्रेच किया गया, इतना नहीं और थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, पता चलेगा। मान लो इतना स्ट्रेच किया गया और इसको भी यहां से स्टार्ट किया गया और उतना ही स्ट्रेच किया गया, मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो सेम है दोनों के लिए, x, ठीक है? तो मान लो लेट हम सपोज मान के चलते हैं द स्प्रिंग्स आर स्ट्रेच्ड बाय x, ठीक है? x डिस्टेंस उसे स्ट्रेच किया गया, तो W1 बाय W2 विल बी इक्वल टू कितना? हाफ K1x बाय हाफ K2x स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? तो इससे क्या पता चल रहा है? K1 बाय K2, यही होगा। अब अगर हमें कंडीशन में क्या गिवन है? गिवन क्या है? एज K1 इज ग्रेटर देन K2, ये गिवन है। x1 x2 क्यों? वहां, हाँ, इस कंडीशन में हमें सेम फोर्स लगाया गया था और ये बोला गया था फोर्स सेम है, लेकिन वो जो डिस्टेंस वो खींचेगा वो दोनों थोड़ी सेम होगा। अभी तो समझाया पूरा महाभारत, लेकिन यहां पे पूरा क्या मतलब, चाहे आपको जितना भी फोर्स लगाना पड़े, इसको x डिस्टेंस स्ट्रेच किया जा रहा है, इसको भी x डिस्टेंस स्ट्रेच किया जा रहा है। वहां पे क्या था? फोर्स सेम लग रहा था, लेकिन कोई कितना भी खींच सकता है। समझ रहे हो? तो एज K1 इज ग्रेटर देन K2, तो क्या हो जाएगा? K1 अगर K2 से बड़ा होगा तो W1 भी W2 से बड़ा होगा, तो देयरफॉर वर्क डन इन स्प्रिंग 1 विल बी ग्रेटर देन इन वर्क डन इन स्प्रिंग 2। होगा या नहीं होगा? स्ट्रेट। तो आंसर इसके लिए क्या है? W1 इज ग्रेटर देन W2, ठीक है? लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ए बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉ, अच्छा इसका डायग्राम बना लेते हैं।
देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h ऑन ए प्लेटफॉर्म फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्प्रिंग। ठीक है, मतलब एक स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है जिसपे ऊपर एक प्लेटफॉर्म मतलब इस प्लेट जैसा रखा हुआ है, लगा हुआ है। क्या बोला है, ए बॉल उस पर गिरा फ्रॉम हाइट h, मान लो m बॉल है जिसका मास m है, वो उसको h हाइट से उसको गिराया गया। ठीक है, on the platform fixed at the top of the vertical as shown in the figure. The platform is depressed by distance x. मतलब जब ये बॉल इस पे गिरा, मान लो h हाइट था, जब इस पे गिरा तो ये क्या हुआ, ये और दब गया। कितना दबा, x दबा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है, तो मतलब यहां से यहां तक का हाइट कितना हो जाएगा, h प्लस x होगा या नहीं होगा, होगा। तो पूछा है व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट k, हमें k पूछा है। टोटल डिस्टेंस, जब बॉल को गिराया गया, बॉल जब गिरा, बॉल कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया होगा, h प्लस एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, है ना। h प्लस एक्स डिस्टेंस पे आके बॉल रेस्ट पे आ गया, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉल, सॉरी बाय बॉल कितना हो जाएगा, h प्लस एक्स होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, अब बॉल जब नीचे आ रहा है, हमने ये देखा था जब ऊपर था उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, और जब बॉल नीचे आके गिरता है उस टाइम पे उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां तक आने में कितना खर्चा हुआ बॉल का, mgh माइनस 0, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉल कितना हो जाएगा, mgh प्लस एक्स माइनस 0 विच इज इक्वल टू mgh प्लस एक्स। हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब वर्क डन, अब स्प्रिंग भी तो दबा है ना, तो स्प्रिंग भी कुछ काम किया होगा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, हाँ या ना। चलो, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने क्या पढ़ा हुआ है, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने क्या पढ़ा हुआ है, इसमें से जितना खत्म हुआ या फिर इसमें जितना पोटेंशियल एनर्जी इससे खत्म हुआ बॉल से, उतना पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग को मिला होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो हाफ के एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू mgh प्लस एक्स, होगा या नहीं होगा, नहीं समझ में है, हाँ बता। बॉल का जितना, देखो मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, मैंने अगर आपको 100 रुपए दिया, आपके पास कितना रहेगा, 100 रहेगा, मेरे पास 0, मतलब हम दोनों के पास कितना है, 100 रुपए है, 100। तो इसके पास, इसमें से, इस बॉल से इतना पोटेंशियल एनर्जी खत्म हुआ, अब जब कोई चीज ये दब रहा है, मतलब अपने में एनर्जी ले रहा है, तभी तो दब रहा है। उसके बाद जब हम इस बॉल को हटा देंगे, ये ऊपर फिर से चला जाएगा, तो ये इतना एनर्जी दे रहा है, बॉल में से इतना एनर्जी खर्चा हो रहा है, तो स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा होगा, इतना। तो ये जितना खर्चा किया दैट विल बी इक्वल टू ये जितना स्टोर किया, पोटेंशियल एनर्जी जितना खर्चा हुआ बाय द बॉल विल बी इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड बाय द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग, वही होगा ना, दोनों इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो दोनों बराबर होंगे। अब समझे, तो k हमारा कितना हो जाएगा, k विल बी इक्वल टू mgh प्लस एक्स, ऊपर और एक 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा। तो यही पूछा था व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट k, तो ये हमारा आंसर है। अगर कुछ वैल्यू दिया होता तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करते थे, दिया नहीं है तो ये हमारा आंसर, समझे, पक्का देख लो। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इसके प्रीवियस क्वेश्चन का ही न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है, और कुछ नहीं। क्या बोला है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर इनटू ए वर्टिकल स्प्रिंग हैविंग ए फोर्स कांस्टेंट 490 न्यूटन पर मीटर। मतलब अगर एक स्प्रिंग है, यहां पे ये एक प्लेटफॉर्म हो गया, और यहां पे एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास है 2 kg, ठीक है, और 2 kg से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मान लो, वो क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर, यहां से फेंका गया, ठीक है, 1 मीटर और इसका जो k गिवन है, k है 490 न्यूटन पर मीटर, ये गिवन है। कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। मतलब अगर ये 1 मीटर है तो कितना, ये क्वेश्चन में पूछा है कि ये कितना नीचे आएगा, मतलब यहां पे 1 प्लस एक्स कुछ डिस्टेंस नीचे आना चाहिए, तो वही x निकालना है, कितना वो दबा, नीचे दबा, ठीक है। अब इसका अगर हम उसका पोटेंशियल एनर्जी बात करें, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक या पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द ब्लॉक, कितना हो जाएगा, mg 1 प्लस एक्स, ये होगा या नहीं होगा, होगा। तो अब पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय स्प्रिंग कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, जितना वो दबा। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
कंजर्वेशन ऑफ स्प्रिंग एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी mg 1 प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। m कितना है 2, g मान लो आपका कितना हो गया 10 ले लेता है, या 490 की वैल्यू 9.8 ले लो। 9.8 इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ इंटू 490 इंटू एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 2 19.6 प्लस 19.6x इक्वल टू 1/2। 2 इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 245 एक्स पे ये होगा या नहीं होगा? होगा। अब इसको 245 को इस तरफ ले आए तो, या इस सबको उस तरफ ले लें तो 245 एक्स स्क्वायर माइनस 19.6x माइनस 19.6 इक्वल टू कितना होगा 0। होगा या नहीं होगा? इसमें से कॉमन किया जा सकता है, 19.6 कॉमन जा सकता है। हम्म 245 है, 19.6 इसको ऐसे मल्टीप्लाई ना करके अगर हम ऐसे करें 490 हाफ कितना था, हाफ इंटू 490 एक्स स्क्वायर। हाँ रुको, तो यहां से ये 2 हटेगा तो इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा ना। 9.8 को इस तरफ ले आए तो कितना हो जाएगा 9.8 से कटेगा ना 490 कितना होगा 98 मतलब 4900 डिवाइडेड बाय 98 2 से कटो, 2 से काटेंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और ये हो जाएगा 49 इंटू 50। ये होगा, देखो कैसे किया 4900 को मैं क्या लिख सकता हूँ 49 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 98 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। 98 से 2 काटा तो 49, इधर से 2 गया तो ये हो गया 50 हो गया। 49 गेट्स कैंसिल तो बचा कितना 50 बचा है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से अगर 9.8 हटा दे और 4 तो 4 प्लस एक्स 4x या 4 को भी रखे रहे हो 4 इंटू 1 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 50 एक्स स्क्वायर। अब 4 को भी इस तरफ ले आए तो 25/2 मतलब 1.25 तो 12.5 25/2 12.5 तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 12.5 एक्स स्क्वायर। तो दैट विल बी इक्वल इंप्लाइज कितना 12.5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 ये होगा। अब हमने बचपन में एक्स निकालने के लिए फॉर्मूले पढ़े हुए थे, ये तो स्प्लिट होगा नहीं तो एक्स निकालने के लिए हमारा एक रूट ओवर वाला फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको डाल दोगे। उसको डालने के बाद आपका एक्स का वैल्यू लगभग इतना आएगा 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 51 डिवाइडेड बाय 25 इतना आएगा। ठीक है, अब इसमें 2 वैल्यूज आएंगे, एक आएगा पॉजिटिव वैल्यू दूसरा आएगा नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, आपको पॉजिटिव वैल्यू वाला लेना है, नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लेना है क्योंकि नीचे जा रहा है तो नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर या फिर इतना ही आंसर लिखो तो काफी। ठीक है, समझ में आया? इसका पहले वाला क्वेश्चन का बस न्यूमेरिकल पार्ट है और कुछ नहीं, समझे? तो इसमें ये था आपका स्प्रिंग कांस्टेंट या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। बाकी आगे और भी चीजें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया सारा पूरा न्यूमेरिकल सिस्टम कैसे किया जाता है, कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।